फ्रेंड्स। मैं हूँ अमरेंद्र। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। अ, हर दिन न्यूज़ पढ़ने के बाद अ, मुझे फॉरेन पॉलिसी पर पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक हिस्टोरिकल ग्राउंड्स है और जब प्रेजेंट स्टेटस पढ़ने के बाद एक काइंड ऑफ एक्साइटेशन होता है to tell something, to speak up something about the development that is going on. और एक्साइटेशन इसलिए होता है कि वी आर मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन। ओके, सो आई थिंक दिस इज द मोटिव which drives me towards making such kind of videos about the international relation and contemporary issues. तो आज का जो टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशनशिप का। यूनाइटेड स्टेट सेंटर ऑफ डिस्कशन क्यों है काफी दिनों से, उसके पीछे रीजन है। हर कोई जानता है कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है। ये भी बात ठीक नहीं है कि वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है इसलिए ये चीजें हैं। मोस्ट पावरफुल होने के पीछे का कारण ये है कि जो स्ट्रक्चर है ग्लोबल गवर्नेंस का, जो मॉडल तैयार किया गया है, हु फायर्स द शॉट, है ना, हु फायर्स द शॉट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यूएस जो है, क्योंकि उसने ही ग्लोबल फैब्रिक डेवलप की विद वेस्टर्न पार्टनर्स, जिसको आप G7 या G8 कहते हैं। पहले G8 था जिसमें रशिया भी था और अब G7 है। इन लोगों ने ही पूरे सिस्टम को तैयार किया और वो इतना स्क्यूड सिस्टम तैयार किया कि दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स देयर वेलफेयर। उन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया। ये तो डेलिबरेट अटेम्प्ट भी होता है, अटेम्प्ट ही है ना, अगर कोई डिजाइन करता है तो, है ना। तो world is still not free. Okay, we are neo-colonized today. Our affairs is being managed. Our interest is being compromised by some external forces. Then comes into the foreign policy. We have to protect our interest, our economic, political interest. ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, नेशनल फॉरेन पॉलिसी का। जो चीज हमारे लिए आज फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, उसे कैसे फेवरेबल बनाया जाए अपने लिए। मिस्टर जयशंकर हमेशा इसी भाग-दौड़ में लगे हुए हैं और वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। अभी तक अपने फॉरेन मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे, दे वर लिटिल बिट हेजिटेंट टू स्पीक आउट व्हाट दे आर थिंकिंग, बट मिस्टर जयशंकर वेरी मच नो। मिस्टर जयशंकर के पास 2-3 चीज मैं जो समझता हूँ, 2 तो मुझे बहुत क्लियर समझ में आती है। जब वो ऑफिशियल एंगेजमेंट करते हैं, ऑफिशियल एंगेजमेंट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, एमओयू साइन होता है, पॉलिसी
डेवलप की जाती एट द ऑफिशियल लेवल, तो वो उसको डिफरेंटली डील करते हैं कंपेयर टू द पब्लिक अफेयर्स। बिल्कुल जब वो मीडिया के सामने आते हैं, है ना? तो क्योंकि पब्लिक ओपिनियन डज़ मैटर, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। जब ऑफिशियल डीलिंग जो करते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों 2 बातें हैं, है ना? एग्रेसिवली वहाँ पे भी वो नेगोशिएट करते हैं और यहाँ पे पब्लिक डोमेन में भी। क्योंकि इंडिया की जो पब्लिक है, आज वो कॉन्फिडेंट फ़ील करती है। हर लोग जो हैं इंडिया के अंदर जो कुछ नॉलेज रखते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं बिकॉज़ ऑफ द लीडरशिप। दे स्पीक अप ब्लंटली, दे फॉलो देयर नेशनल इंटरेस्ट एग्रेसिवली। मिस्टर जयशंकर के पास अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूरी फ्रीडम दे रखी है, यू नो और शायद जयशंकर साहब ही पॉलिसी चार्ट आउट करते हैं विद यूनियन कैबिनेट। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर आदमी को ऑटोनॉमी होनी चाहिए और मिस्टर जयशंकर साहब एज़ ए प्रोफेशनल अपनी बुक में उन्होंने द इंडिया वे में लिखा हुआ है कि हमें जो हम सोचते हैं उसको अ, एग्रेसिवली, है ना? उसको पर्सीव करना चाहिए। हुँ, और उसे प्रेज़ेंट भी करना चाहिए पब्लिक के सामने, है ना? ब्लंटली स्पीक करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली। हुँ, तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं ये डेली अफेयर्स में। तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने फॉरेन पॉलिसी, अपने ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया इज़ एट द ब्राइट स्पॉट। जिस तरह एलन मस्क के बारे में ट्रम्प ने कहा कि ये स्टार है, इंडिया आज का स्टार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इंडिया इज़ ए स्टार राइट नाउ। इट प्लेस्ड वेरी मच राइट पोज़ीशन। बट द ग्लोबल स्टैंडिंग जो अभी चेंज हो रही है, यूरोप यूएस के बीच डिसएंगेजमेंट, रिफ्ट आ रही है। अब यूएस ने धीरे-धीरे यूरोप को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है और यूरोप इस बात को अब समझने लगा है। अभी यूरोप के प्रेसिडेंट जो है ईयू की प्रेसिडेंट, उसने भी वॉन डर लेyen जो है, उसने भी अपनी स्पीच में, अभी मैंने उसको सुना, तो वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, जो इंटेंशन यूज़ कर रही है, उससे पता चल रहा है कि वो यूएस से डिसएंगेजमेंट और अपनी ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं लोग। और सेल्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, और अब तो रशिया के जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डिफेंस भी करते हैं। आज अभी मैंने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने रशिया का बराबर नाम लिया और उन्होंने कहा कि दैट इज़ वेरी ग्रेटफुल फ्रूटफुल टू यूरोप एंड वी आर कंसीडरिंग इट ओके टू गो फर्दर। एलएनजी इंपोर्ट दे विल डू फ्रॉम अमेरिका। सो आप कंसीडर करें, रशिया भी ऑफर कर रहा है एलएनजी एक्सपोर्ट। इंडिया की जो पोजीशन थी ना, सेकंड इस कोविड के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ली है। अगर इंडिया पोजीशन नहीं लेता और उसको परसीव नहीं करता, तो इंडिया अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ करता, अपने फ्रेंड भी लूज़ करता और इंडिया के हाथ कुछ आता नहीं। बहुत अच्छी बात थी कि हमारी लीडरशिप का विज़न था। नहीं, जब इन्होंने कोविड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तब कि जब हम अपने ही लोगों को वैक्सीन इनॉकुलेशन कर रहे थे, उस दौरान भी 100 प्लस कंट्रियों को डोजेज़ सप्लाई किए गए। डोजेज़ मुझे लगा कि अपनी अब अभी अपने सिटीज़न को ही पूरा नहीं हो रहा, अगर जिस रेट से किया जा रहा है, तो ये होगा, वो होगा, मैं अपना सोच रहा था। लेकिन मैं जब ये देखा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है कि एक्सपोर्ट कर रही है चीज़ों को, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह-वगैरह भेज रही है। वो इंडिया की इमेज को बिल्डअप कर रहे थे उस टाइम। सॉफ्ट पावर इंडिया की, कि व्हेन द वर्ल्ड इज़ अंडर द प्रेशर, who is protecting them? The global south countries.
इंडिया स्टूड अप। यूएई को जयशंकर साहब ने फ़ोन किया, फॉरेन मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि अगर और भी ज़रूरत है, तो बताइएगा। मतलब एक पर्सनल टच देने की कोशिश भी की, केवल ऑफ़िशियली नहीं, है ना? और ये सारी कंट्रियाँ भारत को मानती हैं। भारत ने उस समय वैक्सीन यू नो मैत्री जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, और अपने आप को ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर डिक्लेयर किया। 14% बाई वॉल्यूम इंडिया प्रोडक्शन होता है, द लार्ज स्केल। तो ये भी सारी चीज़ें इंडिया ने की अपना सॉफ्ट पावर इमेज बिल्डअप करने के लिए, और प्लस सौभाग्य से G20 भी आ गया। तो इंडिया ने अपना कल्चरल और लैंडस्केप पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, असम, सारा कुछ दुनिया के सामने प्रेजेंट भी किया। इसलिए लोगों में ये पता चला कि इंडिया इज ए वेरी सॉफ्ट कंट्री, है ना? इंडिया ने अपने आप को ओपन अप किया कंप्लीटली, डिफरेंट डायमेंशन दुनिया को दिखाया, और अपनी स्ट्रेंथ भी लोगों को बताई, है ना, कि हाउ पावरफुल वी आर। और हमेशा जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट बोली जाती है, दैट इज द टू बिल्ड अप द पब्लिक ओपिनियन, है ना? ये सुनने में अच्छा लगता है, हमारा पर कैपिटा ये है, वो है, बात अलग है। लेकिन अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दैट इज ना हमारा। जब इंडिया का बनता है वो, क्या उसको बोलते हैं, यू नो रिज्यूमे तैयार होता है, तो उसमें भी लिखा जाता है इकोनॉमी द फिफ्थ रैंक इकोनॉमी ऑफ द ग्लोबल स्टेज। ये भी बड़ी बात होती है। तो और इसको बार बार बोलना भी, है ना, जरूरी होता है कि रेजोनेट करता रहे। और इससे दुनिया में इम्पेटस पैदा होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फैब्रिक में इन्वेस्टमेंट आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, और पॉलिटिकल सर्टेनिटी है इंडिया के अंदर। तो एक पूरा फुल फ्लेज्ड पैकेज है इंडिया आज के डेट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बहुत खुशी होती है, मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, है ना? कभी-कभी अननेसेसरी भी बोल देता हूँ, जो टॉपिक सेलेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर भी आगे बढ़ जाता हूँ, ट्रैफिक तोड़ करके। आई एम सॉरी फॉर दिस। हमारा टॉपिक है, अ, मैंने आपको बताया चाइना और यूएस के बीच। आज ही यूएस ने ऑर्डर किया, ऑर्डर विद रिटन ऑर्डर विद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने sent a letter to TSMC company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, imposing export, word पे ध्यान रखें, export restrictions, underline it, on certain sophisticated chips of 7 nanometer, 7 nanometer or more advanced design. अभी जो हम लोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, वो करीब 16-17 नैनोमीटर की है। जब और ज़्यादा नैनोमीटर कम होगा, है ना? तो उसमें एफिशिएंसी और बेहतरीन आ जाती है। एडवांस डिज़ाइन अगर और भी होता है, मान लो 6, 7, 4.53 नैनोमीटर की भी बन जाए, है ना? डिज़ाइन फॉर रिस्ट्रिक्शन फॉर चाइना, डिस्टिंक्ट टू चाइना, ओके? That empowers AI acceleration and graphics processing units, GPU। एक CPU जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं डब्बे वाले में, अब GPU है, ग्राफिक्स, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो ये AI जनरेट कैपेसिटी लेवल ऑफ कंप्यूटर, नो, तो यही सारी चीजें हैं। हुआवे को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया। हुआवे इनकी कंपनी है चाइना की। इससे क्या हो रहा होगा? और ट्रंप ने यह भी कहा कि 60% to 100% US will impose 60 to 100% tariff on Chinese
एक्सपोर्ट्स। अगर इतनी हाई लेवल की टैरिफ इम्पोज की जाती है, $500 बिलियन से ज्यादा चाइना का एक्सपोर्ट है यूएस को, और यूएस का करीब $200 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है टू चाइना। 300 बिलियन लगभग चाइना जो है वो सरप्लस में है ट्रेड में। इससे चाइना की मुझे नहीं पता कितने % इफेक्ट होगी, लेकिन ये जरूर मुझे लगता है 50% से ज्यादा चाइनीज एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा। अब चाइनीज इकोनॉमी ऑलरेडी इन द डोलरम, इन द प्रॉब्लम, देन आफ्टर दिस imposition of tariff, exorbitant tariff, the Chinese export is going to suffer, definitely going to down. What impact it will bring to the Chinese domestic economy? The manufacturing will stop because export हो ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा। अब $300 बिलियन जहां पे आप है ना सरप्लस में है, अगर ये भी इक्वेशन बैलेंस करने की यूएस कोशिश करता है, स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि कुछ दिनों के आगे क्या होगा। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है। जो शेयर मार्केट चलती है, इसमें परसेप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। परसेप्शन अगर बढ़ा कि यूएस ये चीज करेगा, तो आज देखिए कि ओवर हीटिंग इकोनॉमी यूएस की होने लगी है ना। इंडिया की स्टॉक मार्केट बूम करने लगी है, चाइना की श्रिंक करने लगी है। कारण क्या है? लोग उस इकोनॉमी में जिसके पास फ्यूचर नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं, परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है। अब इस तरह से अगर 60% इम्पोज करेंगे तो कौन सी कंपनी यहाँ इंस्टॉल करेगी अपना प्रोडक्शन सेंटर, जो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकती। चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्यों बना? क्योंकि इसने लिक्विडिटी मार्केट दिया लोगों को, कंपनीज को, कि यहाँ आप अपना प्रोडक्शन शुरू करें, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, चीप मटेरियल देंगे, प्रोडक्शन आप कीजिए, खूब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। जिससे जॉब क्रिएट होगी तो हमारे यहाँ वेल्थ आएगी, और एक्सपोर्ट होगी तो कंट्री रिसोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और कंट्री की स्टेटस बढ़ेगा ग्लोबल दुनिया में, जो हुआ। लेकिन अब जब से ट्रम्प आया है, पहले टर्म में भी इसने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, ब्रेक लगा दिया, और आज भी चाइना की को गर्दन से दबाने की पूरी कोशिश चल रही है, और वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस कर रहा है अपने बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम को। अब देखना है कि इससे चाइना कितना हर्ट हुआ, लेकिन चाइना ने अभी अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए इम्पेटस $1.4 ट्रिलियन का अनाउंसमेंट आज ही कर दिया है। कल के न्यूज़पेपर में था, तो फाइनेंशियल टाइम में। चाइना भी स्टेप्स ले रहा है, लेकिन उसी फाइनेंशियल टाइम में अगली जो पैराग्राफ था उसमें यह भी कहा गया है कि जो यूरोपियन कंपनी जहां बिजनेस कर रही है, वो डोमेस्टिक कंपनी चाइनीज कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका ज्यादा बन रहा है, उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट पर भी 60% बैन लग जा रहा है, तो ये कंपनियां अपना झोला झंपटा उठा रही है वहां से कि ना भाई हम काम नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो फ्रांसीसी कंपनी जो है और जर्मन, ये दोनों वहां से निकल रही है। अब मैक्सिको के अंदर जो इसने प्लांट लग, चाइना ने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर्टिकुलरली लगा रखे हैं, उसने भी कहा ट्रंप ने कि हम
100, 200, इवन 1000% भी अगर लगाना पड़े टैरिफ, तो मैं मैक्सिको के बॉर्डर पर प्लेस करूंगा और चाइनीज को बिल्कुल एक्सेस नहीं दूंगा। इससे फिर से चीजें बदलेंगी। अब एक अनसर्टेन वर्ल्ड में और ट्रंप के पूरे 4 साल के पीरियड में हम देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन में किस तरह जाएगी, लेकिन यस, इट इज गुड फॉर इंडिया, है ना? It is good for India. Many companies finding their way towards India. So thank you very much, my friends, for watching.